आनंदपुर एक साधारण सा गांव में एक पुराना घर था। सुबह सुबह सीमा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसकी सास कमला धूप में बैठी थी और पास ही उसका 6 महीने का बेटा नींद में हल्का सा करवट बदल रहा था। अरे सीमा, कब से काम कर रही है तू? थोड़ा आराम भी कर लिया कर बेटी। बस माँ जी, थोड़ा सा काम बाकी है, अभी खत्म कर लूंगी। तेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसे भी संभालना पड़ता है। अपने शरीर का भी ध्यान रखा कर। काम करने से मुझे थकान नहीं होती माँ जी, खाली बैठूं तो मन बेचैन हो जाता है। कमला देवी ने प्यार से सिर हिलाया। उन्हें सीमा का स्वभाव बहुत पसंद था। जो काम मिलता चुपचाप कर देती, लेकिन आंगन के दूसरे कोने से 2 आंखें ये सब देख रही थीं। वो थीं लता और मीना। देख रही हो मीना, क्या? माँ जी का सारा प्यार किस पर बरस रहा है। अब तो मुझे भी साफ दिखने लगा है। दोनों की नजरें सीमा और चिंटू पर टिक गईं। उनके मन में एक ऐसी चुभन पैदा हो रही थी जिसे वे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थीं। लेकिन वो चुभन धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल रही थी। कुछ देर बाद दोनों रसोई में पहुंची। रसोई में कोई नहीं था। यही मौका था मन की बातें कहने का। दीदी, क्या आपको नहीं लगता कि माँ जी अब हमें पहले जैसा महत्व नहीं देती? सिर्फ लगता नहीं, मैं जानती हूँ। हमारी बेटियाँ क्या उनकी पोतियाँ नहीं हैं? हाँ, लेकिन फर्क इतना है कि वे बेटियाँ हैं और चिंटू बेटा है। मीना चुप हो गई। वो जानती थी कि लता के शब्दों में करवाहट जरूर थी, लेकिन उसके दिल में भी लगभग वही भावना थी। कभी कभी लगता है जैसे इस घर में हमारी कोई जगह ही नहीं रही। और आगे क्या होगा तभी सोचा है? क्या मतलब? कल को सारी जमीन जायदाद सब कुछ किसे मिलेगा? मीना का चेहरा गंभीर हो गया। ये सवाल उसने पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब ये सवाल उसके मन में घर करने लगा। दोपहर का समय था। गांव की कुछ औरतें पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही थीं। लता और मीना भी वहां पहुंच गईं। गांव की औरतों को दूसरों के घर की बातें करने में बड़ा आनंद आता था। अरे लता, आजकल तो तुम्हारी छोटी देवरानी बड़ी किस्मत वाली लगती है। ऐसा क्यों? अरे पूरे घर की रानी जो बन गई है। सभी औरतें हंसने लगी, लेकिन लता के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। सुन, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तेरी जगह होती तो सावधान रहती। क्यों? जिस घर में एक ही पोता हो और दादी उस पर जान छिड़कती हो, वहाँ आगे क्या होगा समझदार को इशारा काफी है। ये बात सुनकर लता और मीना एक दूसरे को देखने लगी। अब उनके मन में जो छोटा सा संदेह था वो और बड़ा होने लगा। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं। धीरे धीरे सब कुछ उसी बेटे के नाम हो जाता है जिसके पीछे घर वाले पागल हों। ये सुनते ही मीना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। शाम को जब दोनों घर लौटी, तब तक उनके मन में ईर्ष्या का बीज पूरी तरह बो चुका था। आंगन में चिंटू खेल रहा था। सीमा उसके साथ बैठी थी। कमला देवी पास बैठकर उसे प्यार कर रही थी। ये दृश्य देखकर दोनों के मन की आग और भड़क गई। दीदी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर हमने कुछ नहीं किया तो जरूर होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? लता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके मन में कोई योजना जन्म ले रही हो। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहीं। फिर लता ने धीमे स्वर में कहा, आज गांव की औरतों ने एक बात बताई। क्या? गांव से दूर काली पहाड़ी के पास एक बाबा रहते हैं। बाबा? कहते हैं उनकी बात कभी खाली नहीं जाती। क्या वे सच में लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं? लोग तो यही कहते हैं। मीना कुछ पल सोचती रही, फिर धीरे से बोली, क्या हमें उनसे मिलना चाहिए? लता की आंखों में लालच और उम्मीद दोनों चमक उठी। हाँ, अब समय आ गया है। उसी रात दोनों ने फैसला कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। सुबह का समय था। लता और मीना चुपचाप घर से निकल चुकी थीं।
दोनों के चेहरों पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। दीदी, अगर किसी ने हमें देख लिया तो? डर मत, सब अभी सो रहे होंगे। मुझे नहीं पता क्यों, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अगर जिंदगी बदलनी है तो डर छोड़ना होगा। दोनों कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ती रहीं। लगभग 1 घंटे बाद वे गांव से काफी दूर पहुंच गईं। सामने ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही थी। उस पहाड़ी के नीचे एक पुरानी गुफा थी। दोनों धीरे धीरे गुफा के पास पहुंची। अंदर एक बाबा बैठा था, आंखों में अजीब सी चमक, माथे पर बड़ा तिलक। दोनों को देखकर वो मुस्कुराया। आओ बेटियों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दोनों चौंक गईं। आप हमें जानते हैं? जो यहाँ आता है उसकी परेशानी पहले ही मुझे दिखाई दे जाती है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनका विश्वास और बढ़ गया। बाबा, हमारे जीवन में एक कमी है। पुत्र की इच्छा है ना? दोनों की आंखें फैल गईं। जी बाबा। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन हर वरदान की एक कीमत होती है। कैसी कीमत बाबा? घर में जो सबसे कीमती हो उसे मेरे चरणों में चढ़ाना होगा। कीमती मतलब? सोना, चांदी, गहने। कुछ क्षण के लिए दोनों चुप हो गईं। फिर लालच ने उनके विवेक को दबा दिया। हम सब लेकर आएंगे बाबा। तो जाओ, और याद रखना, वचन मत तोड़ना। घर लौटते समय दोनों के कदम तेज थे, लेकिन अब उनके मन में एक नया सवाल था। गहने आएंगे कहां से? उनके पास इतने गहने नहीं थे। कुछ दूर चलने के बाद मीना बोली, दीदी, हमारे पास तो इतने गहने हैं ही नहीं। लता कुछ पल सोचती रही, फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। लेकिन माँ जी के पास है। क्या मतलब? मतलब साफ है। नहीं दीदी, ये गलत है। अगर पकड़े गए तो? नहीं पकड़े जाएंगे। हम अपने लिए नहीं कर रहे, अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। उसकी आंखों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। उधर घर में सब कुछ सामान्य था। सीमा हमेशा की तरह ताम में लगी हुई थी। तभी लता और मीना वहां आईं। दोनों के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। आ गई तुम दोनों? जी माँ जी। लेकिन उनके दिलों में कुछ और ही चल रहा था। उस रात पूरा घर गहरी नींद में सो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। दीदी, अभी भी वापस लौट सकते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। दोनों धीरे धीरे कमला देवी के कमरे की ओर बढ़े। अंदर कमला देवी गहरी नींद में सो रही थीं। उनके सिरहाने लकड़ी का पुराना संदूक रखा था। लता ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर सोने और चांदी के गहने रखे थे। कुछ क्षण के लिए दोनों की सांसें रुक गईं। फिर लता ने जल्दी जल्दी सारे गहने कपड़े में बांध लिए। दोनों बाहर निकल आईं। अब क्या करेंगे? अभी असली काम बाकी है। कौन सा काम? दोनों चुपचाप सीमा के कमरे में पहुंची। सीमा अपने बेटे चिंटू को सीने से लगाए सो रही थी। उसके चेहरे पर मासूम शांति थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन उसकी दुनिया बदलने वाली है। लता ने धीरे से अलमारी खोली। कपड़ों के बीच वो हार छिपा दिया। फिर दोनों बाहर आ गईं। अब देखना, कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। अगली सुबह घर में अचानक हड़कंप मच गया। कमला देवी का चेहरा घबराया हुआ था। वे बार बार संदूक खोलकर देख रही थी। मेरे गहने, मेरे सारे गहने कहाँ गए? सभी लोग आंगन में इकट्ठा हो गए। क्या हुआ माँ जी? मेरे सारे गहने गायब हैं। ये सुनते ही सभी हैरान रह गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक लता आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर बनावटी दुख था। माँ जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी। क्या बात है? कुछ दिन पहले मैंने रात में सीमा को आपके कमरे की तरफ जाते देखा था। सीमा जैसे पत्थर की हो गई। क्या? मैंने भी देखा था। दीदी, आप ये क्या कह रही है? कमला देवी का दिल मानने को तैयार नहीं था।
लेकिन अब उनके मन में भी संदेह पैदा होने लगा। सीमा, मैं तुम पर शक नहीं करना चाहती। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। अगर ऐसा है तो सामान देख लेते हैं, सच सामने आ जाएगा। सीमा ने कांपते हुए सिर हिलाया। देख लीजिए माँ जी, मुझे कोई डर नहीं। लता खुद आगे बढ़ी। उसने सीमा के कपड़े हटाने शुरू किए। सभी की सांसें थम गईं और फिर कपड़ों के बीच से वही सोने का हार निकल आया। आंगन में सन्नाटा छा गया। कमला देवी के हाथ कांपने लगे। ये मेरा हार है। सीमा की आंखें फैल गईं। उसे कुछ समझ नहीं आया। माँ जी, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। माँ जी, अब और क्या सबूत चाहिए? कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उनका विश्वास टूट चुका था। सीमा, मैंने तुम पर भरोसा किया था। सीमा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बार बार एक ही बात कह रही थी। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये हार मेरे कपड़ों में कैसे आया। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। सीमा, अगर तूने गलती की थी तो मुझे बता देती। माँ जी, मैंने कोई गलती नहीं की। फिर ये हार तेरे कमरे में कैसे आया? सीमा के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी। सीमा, जब तक इस बात की सच्चाई सामने नहीं आती, तू इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनते ही सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ जी, मुझे मजबूर मत कर बेटी। आप भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनका दिल और दिमाग दोनों उलझ चुके थे। आज जो मैंने देखा है, उसके बाद मैं कुछ नहीं समझ पा रही। सीमा समझ गई कि अब कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। माँ जी, एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। कुछ ही देर बाद सीमा घर से बाहर निकल गई। उधर घर में लता और मीना एक दूसरे को देख रही थी। उनकी योजना सफल हो चुकी थी। जिसे वे अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझती थीं, वो अब घर से बाहर जा चुकी थी। लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि झूठ की नींव पर खड़ी जीत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। रात होने लगी। लता और मीना चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली। क्या हमें सच में जाना चाहिए? अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। कुछ देर बाद वे उसी गुफा के सामने पहुंच गईं। बाबा पहले से बैठा उनका इंतजार कर रहा था। आ गई तुम दोनों? बाबा, हम वचन निभा कर आए हैं। उसने गहनों की गठरी बाबा के सामने रख दी। बाबा ने गठरी खोली। अंदर चमकते गहने देखकर उसकी आंखों में लालच चमक उठा, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा गंभीर बना लिया। बहुत अच्छा, तुम दोनों ने बड़ी परीक्षा पास की है। अब हमें पुत्र मिलेगा ना बाबा? समय आने पर सब मिलेगा, लेकिन याद रखना, जो आज यहां हुआ है उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों ने तुरंत सिर हिला दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि वे एक ढोंगी के जाल में फंस चुकी हैं। उसी समय गुफा से कुछ दूरी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। वो था गांव का वृद्ध किसान रामू काका। रामू काका जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहे थे। तभी उनकी नजर गुफा की तरफ गई। उन्होंने दूर से लता और मीना को वहां जाते हुए देख लिया था। इतनी रात को ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? उनके मन में शक का एक छोटा सा बीज पैदा हो गया, लेकिन अभी उनके पास कोई सबूत नहीं था। उधर सीमा गांव के बाहर बने एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गई। रात काफी हो चुकी थी। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। मैंने कोई पाप नहीं किया। अगर मैं निर्दोष हूँ तो मेरी सच्चाई की रक्षा करना। बेटी, इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सीमा कुछ क्षण चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसे पहली बार लगा कि शायद दुनिया में अभी भी कोई है जो उसकी बात सुन सकता है, और सीमा रोते हुए पूरी कहानी पुजारी को बता देती है। उधर कमला देवी का मन दिन प्रतिदिन बेचैन होता जा रहा था। घर में सब कुछ था, लेकिन चिंटू की किलकारी और सीमा की सेवा अब नहीं थी।
एक दिन रामू काका ने लता और मीना को आपस में झगड़ते हुए सुन लिया। अगर किसी को पता चल गया कि हमने गहने चुराए थे तो? चुप रह, कोई नहीं जान पाएगा। रामू काका ये सुनकर स्तब्ध रह गए। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि सीमा निर्दोष थी। रामू काका ने छिपकर सारी बातें सुन ली। अगली सुबह वे सीधे कमला देवी के पास पहुंचे। कमला, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या मतलब? रामू काका ने पूरी बात बता दी। ये सुनकर कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी ही बेटी जैसी बहू पर विश्वास नहीं किया। उसी समय कमला देवी मंदिर पहुंची। बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। मैं आपको कैसे दोष दे सकती हूँ? लता और मीना ने भी अपने अपराध के लिए माफी मांगी। सीमा ने उन्हें भी माफ कर दिया। ईर्ष्या इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि वो अपनों और परायों में फर्क करना भूल जाता है। झूठ कुछ समय के लिए सच को छिपा सकता है, लेकिन उसे मिटा नहीं सकता। सच्चाई देर से ही सही एक दिन जरूर सामने आती है, और जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वही वास्तव में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत इंसान होता है।